सोचिए कल अगर संसद एक साधारण सा कानून पास करे और किसी बहुत बड़े राज्य का वजूद ही भारत के नक्शे से मिट जाए, मतलब बिना किसी विशेष संविधान संशोधन के। बिल्कुल, और वो भी उस राज्य की सरकार के भारी विरोध के बावजूद। हाँ, तो सुनने में ये किसी तानाशाही का दृश्य लगता है ना, लेकिन असल में ये भारत के संविधान द्वारा दी गई एक बहुत ही स्पष्ट और वास्तविक शक्ति है। सही कहा। हम अक्सर जो भारत का राजनीतिक नक्शा देखते हैं, लाल, पीले, हरे रंगों में बटे हुए राज्य और उनकी वो पक्की सीमाएं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक स्थायी चित्र है जो हमेशा से ऐसा ही था, जो कि बिल्कुल सच नहीं है एकदम। लेकिन इस डीप डाइव में हम संघ और इसका क्षेत्र यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, उससे काफी हैरान करने वाली सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल, हम देखेंगे कि 1956 में जो भारत केवल 14 राज्यों का था, वो आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे बदल गया। मतलब ये नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा पजल की तरह है जिसके टुकड़े संसद जब चाहे जोड़ सकती है या तोड़ भी सकती है। हाँ, और इस पूरी व्यवस्था की जो नींव है वो भारतीय संविधान के पहले भाग यानी अनुच्छेद 1 से 4 में रखी गई है। और मजे की बात यह है कि इस ढांचे की शुरुआत जिस वाक्य से होती है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, वो इंडिया और भारत वाला, राइट। बिल्कुल, अनुच्छेद 1 साफ कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा या यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। संविधान सभा में तो इस बात पे बहुत लंबी बहस हुई थी कि देश का नाम आखिर रखा क्या जाए। हाँ, वो पारंपरिक नाम भारत और जो आधुनिक नाम था इंडिया, उन दोनों के बीच के टकराव को सुलझाने के लिए उन्होंने बस दोनों ही नामों को एक साथ अपना लिया। ये काफी स्मार्ट मूव था, लेकिन नाम से भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात मुझे वो लगती है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस समय जानबूझकर फेडरल यानी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, और मैं बता रही हूँ इसके पीछे की कानूनी और राजनीतिक सोच बहुत स्पष्ट थी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में है। एकदम सही। अमेरिका के 50 राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और यूनाइटेड स्टेट्स बनाया, लेकिन भारत के केस में भारत पहले से एक देश था जिसे केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए, मतलब कामकाज आसानी से हो सके, उसके लिए राज्यों में बांटा गया। मतलब राज्य खुद से नहीं जुड़े, देश ने उन्हें बनाया। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का या कहीं की सिसीट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और यहीं पर एक तकनीकी अंतर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग भारत का संघ, जिसे हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, और भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों काफी अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है। संविधान की नज़र में जब बात भारत के संघ की होती है तो उसमें केवल आज के 28 पूर्ण राज्य शामिल हैं। सिर्फ राज्य? हाँ, लेकिन भारत का क्षेत्र एक बहुत ही व्यापक दायरा है। इसमें राज्य भी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, और वो जमीन भी आती है जिसे भारत भविष्य में कभी भी अधिग्रहित कर सकता है। इसे हम एक एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब की तरह देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब भारत का संघ सिर्फ इस क्लब के पक्के सदस्यों यानी राज्यों का ग्रुप है। ठीक है। लेकिन जो भारत का क्षेत्र है वो पूरी क्लब की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में पक्के सदस्यों के कमरे भी हैं, एक वेटिंग रूम भी है जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, और बगल का वो खाली प्लॉट भी है जिसे क्लब भविष्य में खरीद कर अपना बना सकता है। अरे वाह, ये एनालॉजी काफी सटीक है। और पता है, इसी क्लब में बाहर से नए सदस्यों के एंट्री का रास्ता अनुच्छेद 2 के जरिए खुलता है। अनुच्छेद 2? हाँ, ये अनुच्छेद संसद को सीधा अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर ऐसे नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब जो राज्य भारतीय संघ के दायरे से बाहर थे, उन्हें अंदर लाने की शक्ति। बिल्कुल, अनुच्छेद 2 बाहर वालों के लिए दरवाजे खोलता है। तो फिर जो पहले से क्लब के अंदर हैं, उनकी सीमाओं का क्या? यहीं पर भारतीय राज व्यवस्था का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, अनुच्छेद 3। हाँ, अनुच्छेद 3। यह संसद को इतनी असीमित शक्तियां देता है कि वो किसी भी मौजूदा राज्य की सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, बिल्कुल, या 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या एक को 2 में बांट सकती है। मतलब ये शक्ति पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है, पूरी तरह से। हालांकि देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है। संसद में ऐसा कोई भी बदलाव लाने से पहले
राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। फिर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं ताकि उस राज्य की राय जानी जा सके, और इसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ये प्रस्ताव खारिज भी कर दे कि हमारी सीमा मत बदलिए, फिर भी संसद अपनी मर्जी से वो बदलाव कर सकती है। हाँ, वो बस औपचारिकता है एक तरह से। तो मैं ये सोचता हूँ, और ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये राज्यों के साथ अन्याय नहीं है? बिना उनकी सहमति के उनका वजूद मिटाया जा सकता है। एक राज्य को अपने ही वजूद की कोई गारंटी क्यों नहीं दी गई? ये सवाल बहुत वाजिब है, पर इसके पीछे का कारण 1947 के हालातों में छिपा है। जब देश आजाद हुआ था तो 500 से ज्यादा रियासतों और अलग अलग प्रांतों का एक बिखरा हुआ जाल था। काफी उथल-पुथल थी उस वक्त। बहुत ज्यादा। उस वक्त भारत को एक बेहद मजबूत केंद्र की जरूरत थी। अगर संविधान निर्माता उस समय राज्यों की सीमाओं को परमानेंट कर देते तो भविष्य में प्रशासनिक, आर्थिक या भाषाई जरूरतों के हिसाब से देश का पुनर्गठन करना एकदम असंभव हो जाता। इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ या इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। बिल्कुल, राज्य तोड़े जा सकते हैं लेकिन देश नहीं। ये अमेरिका के मॉडल से बिल्कुल उलट है। वहां तो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। केंद्र सरकार बिना राज्य की मर्जी के उसकी सीमा छू तक नहीं सकती। सही कहा। और भारत में इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए अनुच्छेद 4 का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, यानी संसद बस एक सामान्य कानून, जिसे हम सिंपल लॉ कहते हैं, और साधारण बहुमत के जरिए देश का पूरा नक्शा बदल सकती है। मतलब ये लचीलापन केंद्र को बहुत ताकत देता है। बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, संविधान ने अंदरूनी नक्शा बदलने की जो ये आसान प्रक्रिया बनाई है, उसका मतलब ये नहीं कि भारत का कोई हिस्सा उठाकर किसी दूसरे देश को दे दिया जाए। हाँ, ये एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल। जब 1960 में बेरूबाड़ी विवाद सामने आया था, तब पहली बार इस शक्ति की सीमा तय हुई थी। बेरूबाड़ी? हाँ, बेरूबाड़ी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जिसे एक समझौते के तहत पाकिस्तान को सौंपा जाना था। और तब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हाँ? कि क्या संसद बस एक सामान्य कानून से राज्य की सीमा समाप्त करके उसे विदेशी राज्यों को सौंप सकती है? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम था उस वक्त। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 की जो शक्तियां हैं वो केवल देश के अंदरूनी राज्यों के पुनर्गठन के लिए हैं। अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए सामान्य कानून काम नहीं आएगा। उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत प्रॉपर संविधान संशोधन करना ही होगा। लेकिन फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक और बारीक कानूनी तर्क जोड़ा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अदालत ने कहा कि अगर मामला किसी क्षेत्र को सौंपने का नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच सिर्फ किसी सीमा विवाद को सुलझाने का है, मतलब कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, हाँ, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा विवाद सुलझाने का मतलब ये तय करना है कि असल सीमा कहाँ खत्म होती है, ना कि अपने निर्विवाद क्षेत्र को किसी और को सौंपना। तो इसे कार्यपालिका अपने स्तर पर कर सकती है। एकदम सही। और ये कानूनी पेचीदगियां 2015 के 100वें संविधान संशोधन में पूरी तरह से इस्तेमाल हुई। वो बांग्लादेश वाला मामला? हाँ, जब भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराना जमीनी सीमा विवाद सुलझाया गया था। भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और 51 एन्क्लेव भारत को मिले। एन्क्लेव यानी जमीन के ऐसे टुकड़े जो दूसरे देश की सीमा के अंदर पूरी तरह से घिरे हुए थे। बिल्कुल। और ये अदला बदली ना सिर्फ जमीन का लेन देन नहीं थी। जो एन्क्लेव एक दूसरे की सीमाओं में फंसे थे, वहां प्रशासन या बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना लगभग असंभव था। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी थी। बिल्कुल थी। मतलब उन क्षेत्रों में पीढ़ियों से फंसे लाखों लोगों का ना तो कोई आधार कार्ड बन पा रहा था, ना राशन कार्ड। वे एक तरह से राज्य विहीन जीवन जी रहे थे, स्टेटलेस। हाँ, ये जाने बिना कि वे किस देश के नागरिक हैं। तो ये 100वां संशोधन केवल नक्शे की लकीरें ठीक करने के लिए नहीं था, बल्कि दशकों पुरानी नागरिकता के संकट को सुलझाने के लिए भी था। सही बात है। अब अगर हम इन संवैधानिक प्रावधानों से आगे बढ़कर ये देखें कि इनका असलियत में इस्तेमाल कैसे हुआ,
तो पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। 1947 के टाइम हाँ, 1947 में भारत का नक्शा 552 देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का एक बहुत ही जटिल जाल था। क्षेत्र का हिस्सा बनाया जाना था। और इनमें से 549 रियासतें तो कूटनीति के जरिए मान गई थी। हाँ, आसानी से मान गई। लेकिन 3 ने अलग रास्ता चुना। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के जरिए मिलाया गया और कश्मीर का मामला तब सुलझा जब पाकिस्तानी घुसपैठियों के हमले के बाद राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल, एकीकरण तो हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग बहुत तेजी से उठने लगी थी। हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग। हाँ, 1948 में एस.के. धर आयोग बना और फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की जेवीपी समिति बनी। दोनों ने ही भाषा के आधार को सिरे से खारिज कर दिया और प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। और मैं समझता हूं कि इस अस्वीकृति के पीछे एक बहुत बड़ा डर था। कैसा डर? देखिए, देश ने हाल ही में धर्म के आधार पर एक रक्तरंजित विभाजन देखा था। हाँ, वो तो है। तो नेतृत्व डरा हुआ था कि अगर अब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया तो कहीं देश फिर से अलग अलग टुकड़ों में न बंट जाए। ये डर बिल्कुल वाजिब था। लेकिन अक्टूबर 1953 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी स्थिति को बदलकर रख दिया। हाँ, वो भूख हड़ताल वाला मामला। बिल्कुल, एक कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिनों की भूख हड़ताल की और दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद जो जन आक्रोश भड़का, उसने सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और इसी दबाव में भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये तो एक तरह से किसी प्रेशर वॉल्व को खोलने जैसा था, है ना? बिल्कुल। मतलब एक बार जब आंध्र के लिए वो वॉल्व खुला तो देश के बाकी हिस्सों से दबाव बढ़ना ही था। बिल्कुल। बंबई से गुजरातियों और मराठियों की मांग तेज हो गई, पंजाब से पंजाबी भाषियों की आवाज उठने लगी। हाँ, और सरकार को समझ आ गया था कि अब इसे टाला नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसी दबाव को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भाषाई भावनाओं का सम्मान भी हो और देश की एकता भी न टूटे। तो उन्होंने माना कि पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया। ये बहुत ही व्यावहारिक कदम था। कैसे? क्योंकि बंबई जैसे शहरों में जहां अलग अलग भाषाई समूह एक साथ रहते थे, वहां एक राज्य एक भाषा लागू करना लगभग असंभव था। बिल्कुल सही। फजल अली आयोग ने इस अतिवाद को रोकने के लिए 4 मुख्य कारक तय किए थे। पहला, देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, एक जैसी संस्कृति और भाषा। तीसरा, वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतें। और चौथा था लोगों का कल्याण। एकदम सही बताया आपने। और इन्हीं कारकों के संतुलन के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। लेकिन ये केवल एक पड़ाव था। इसके बाद भी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल लगातार होता रहा। हाँ, 1960 में भाषा के ही आधार पर मुंबई का विभाजन हुआ था। बिल्कुल, और महाराष्ट्र तथा गुजरात सामने आए, जिसमें गुजरात 15वां राज्य बना। फिर 1966 में शाह आयोग की सिफारिशों के बाद पंजाब को पुनर्गठित किया गया, जिससे हिंदी भाषी हरियाणा और चंडीगढ़ निकले। और सिक्किम का मामला तो और भी अनोखा है। हाँ, ये दिखाता है कि संसद नक्शा बदलने के लिए कितनी लचीली हो सकती है। 1974 में जब सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन खत्म हो रहा था, तो भारत ने सीधे उसे पूर्ण राज्य नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने एक अलग रास्ता निकाला। बिल्कुल। पहले 35वें संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और सिक्किम को एक सहराज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, जो कि भारतीय संविधान में पहले कभी था ही नहीं। कभी नहीं था। फिर अगले ही साल 1975 में 36वें संशोधन से उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक और कूटनीतिक जरूरतों के हिसाब से संविधान के भीतर ही नए रास्ते निकाले गए। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम 2000 के दशक में आएं, तो आधार भाषा से हटकर प्रशासन पर आ गया था। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड बनाए गए। और 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना। हाँ, और हाल के वर्षों में तो हमने अनुच्छेद 3 के कुछ सबसे बड़े और अप्रत्याशित इस्तेमाल देखे हैं।
2019 वाला जम्मू कश्मीर का मामला, बिल्कुल। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल देने का ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम था। और 2020 में भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ था। हाँ, जब दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया। ये बहुत छोटे और पास-पास स्थित इलाके थे जिनके लिए अलग-अलग सचिवालय चलाने का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल नहीं था। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के तर्क पर खर्च बचाने के लिए इन्हें मिला दिया गया। और जब हम इन सब जटिलताओं को देखते हैं तो दिल्ली का जिक्र आना तो तय है। ओहो, दिल्ली का ढांचा तो इतना पेचीदा है। हाँ, वो ना तो पूरी तरह राज्य है और ना ही एक साधारण केंद्र शासित प्रदेश। एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में वहां एक चुनी हुई सरकार भी है और केंद्र का प्रतिनिधि उपराज्यपाल भी। कितनी नाजुक है। बहुत नाजुक है। और सीमाओं के अलावा नामों को बदलने की शक्ति भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ, नाम तो बहुत बदले गए। जैसे 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, मद्रास को तमिलनाडु बनाया गया और लक्षद्वीप को लक्षद्वीप। ये सब अनुच्छेद 3 की उसी शक्ति का विस्तार है जो संसद को दी गई है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि भारत का नक्शा कोई निर्जीव कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक जीती जागती इकाई है। एक लिविंग एंटिटी। बिल्कुल। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संविधान ने संसद को वो अधिकार दिया है जो प्रशासनिक सुविधा, संस्कृति, देश की सुरक्षा और लोगों के कल्याण के हिसाब से इस देश के आकार को लगातार ढालती रहती है। सही कहा। और मुझे लगता है कि अगली बार जब भी हम भारत का राजनीतिक नक्शा देखें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ वर्तमान का एक स्क्रीनशॉट है। हाँ, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट। ये नक्शा अतीत में दर्जनों बार बदल चुका है। और ये लचीलापन ही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है जो समय के साथ उठने वाली प्रशासनिक और राजनीतिक जरूरतों को जगह देता है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। कौन सा विचार? देखिए, आज हम भाषाई आधार पर बटे 28 राज्यों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। सही बात है। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, प्रशासन पूरी तरह डिजिटल हो रहा है, क्या भविष्य में ऐसा दिन आ सकता है जब संसद इन भाषाई सीमाओं को पूरी तरह से मिटा दे? अच्छा, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे भारत को 28 राज्यों के बजाय सिर्फ 4 या 5 विशुद्ध प्रशासनिक और आर्थिक जोन्स यानी इकोनॉमिक जोन्स में बांट दिया जाए? संविधान तो इसकी पूरी इजाजत देता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। क्या भविष्य में ये प्रशासनिक जरूरत बनेगी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।